हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में सामान्य भूगोल में मानक समय का अध्ययन करेंगे। तो मानक समय में हम मुख्यतः प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में और आरओ में और उसके बाद आईएएस में। तो मानक समय से संबंधित हम प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया जाता है। अब 82.5 मैं क्यों कह रहा हूँ 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यह देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, जिसे आज के समय में क्या बोला जा रहा है, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर होते हुए ये आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो आप ये जानते हैं प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये सब कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। तो जो भारत का भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य जीएमटी का फुल फॉर्म इसमें क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 5 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब ये है कि 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट आपको ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से पहुँचने में 82.5 डिग्री को आपको जो समय लगेगा वो समय है 5 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ पे देख लीजिए, बगल में मैप है, इस पे देखिएगा। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है। अब इस ग्रीनविच मीन टाइम से आपको ये देखिए, इसमें फाइंड आउट कीजिए भारत कहाँ है। तो यहाँ से यहाँ है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है, और ये क्या है? पश्चिमी देशांतर। तो ई फॉर ईस्ट है। तो यहाँ से भारत पहुँचने में जो दूरी है उसे अगर डिग्री में देखेंगे तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। और अगर समय में देखेंगे तो इस ग्रीनविच मीन टाइम से आपको 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। अब इसका रीज़न ये भी है कि अगर 1 डिग्री में देखा जाए तो कितना समय होता है, तो एक देशांतर में अगर आप देखेंगे तो एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब 4 का जब आप गुणा करेंगे, किस में करेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री में, तो जो टाइम आएगा 5 घंटा 30 मिनट वो यही है, ठीक है। बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों, ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ बताएगा कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत, जब विश्व के जो देश होते हैं तो उनको आपसी सहमति के अंतर्गत क्या होता है कि मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 7 डिग्री 30 मिनट कैसे हुआ? अब यहाँ मैंने बताया ना, एक देशांतर का मतलब होता है कि 4 मिनट। अब 4 का आप 7 में 7.5 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30 मिनट ही आएगा। तो वही लिखा है कि 30 मिनट के यहाँ पे, या 60 डिग्री 30 मिनट, या ये बोल दीजिए 7.5 देशांतर पे गुणांक पर चुना जाता है। क्या चुना जाता है? मानक समय, मानक याम्योत्तर, ठीक है, चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने का अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। तो ये आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा आपने फैक्ट में। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए हमने बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता मतलब कि एक ऐसी दूरी चुना है जहाँ से आपको अगर देखा जाए तो गुजरात भी उतनी ही दूरी पे हो और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी उतनी ही दूरी पे हो। तो हमने बीच का रास्ता चुना और हमने 82 डिग्री 30 मिनट को क्या बना दिया यहाँ पे कि 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर को पूर्व पूर्व देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का क्या बनाया? मानक याम्योत्तर चुना गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं होती हैं तो आप जरूर बताइएगा। देख लीजिए, ये 82 डिग्री 30 मिनट, ये देखिए भारत को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे तो ये लाइन जो है 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि भारतीय मानक समय जो है, भारत मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है, ये जो रेखा बनी हुई है 82 डिग्री 30 मिनट पे, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसको आपको एक बार समझ लेना होगा क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित है। अब ये देखिए, ये जो रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो सबसे पहले ये कहाँ से गुजर रही है? यहाँ पे देखा आपने, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ से भी होकर जो जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद आप देख रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आंध्रा वाला एरिया है, ठीक है, तो होकर गुजर रही। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो ये भी पेज सेम है क्योंकि उसमें मैप था, तो मैंने मैप की वजह से देख लीजिए मानक समय, तो ये भी पेज वही सेम है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सीधे हम प्रश्नों पे जाते हैं। प्रश्नों के साथ आंसर का हम इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखते हैं, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर, अब भारतीय मानक समय क्या है? भारतीय मानक समय मतलब यहाँ पे ये 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि 82.5 डिग्री, ठीक है। तो भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पे क्या है? 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है, अर्धरात्रि, ठीक है। एक स्थान पर सुबह कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। तो 12 से 6 के बीच में कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ। उस स्थान की अवस्थिति
जिस यामोत्तर पर वह है। तो जहाँ पे 6 बज रहा है, हमें इस स्थान का क्या देखना है, देशांतर देखना है कि किस देशांतर पे वो है। अब 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री पे कितना बज रहा है, 12। अब 82.5 डिग्री से हमें क्या जाना होगा, और ईस्ट जाना होगा। और ईस्ट जाने पे, क्योंकि ईस्ट जाने पे आप जानते हैं कि दूरियां बढ़ती हैं, तो आपको 82 डिग्री 30 मिनट में कितना ऐसा देशांतर हम और जोड़ दें कि जिससे हम 6 बजे पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे आइए, चलिए देखते हैं इसका उत्तर जो है, अब बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। 82.5 डिग्री पे एक स्थान पर सुबह का क्या बजता है, 6 बजता है। तो इसका मतलब 6 घंटे का तो अंतर है 12 से 6 के बीच में। तो वह स्थान भारत से कहाँ होगा, पूर्व में होगा। कहाँ से होगा, भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में ही जाने पर समय बढ़ेगा उससे ज़्यादा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है, ये भी बात सत्य है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामयोत्तर पर, अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अगर एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं तो 15 देशांतर में कितना होगा, 15 देशांतर में कुल मिला के 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ये 15 देशांतर जो है, डिग्री जो है, वो क्या है, 1 घंटा है। तो 1 घंटे का हमने गुणा किया, अब क्योंकि देशांतर आपको देखना है ना, तो 15 देशांतर का हमने कितने में गुणा कर दिया, क्योंकि हमें 6 घंटे का निकालना है। तो 15 देशांतर मतलब 1 घंटा। तो इस 15 देशांतर का हमने गुणा कर दिया 6 में, और जो हमारा आया 90 आया। ठीक है, तो इसका मतलब 90 देशांतर हम आगे हैं। किस देशांतर के, 82 डिग्री 30 मिनट के हम 90 देशांतर आगे हैं, क्योंकि भारत पे 12 हो रहा है। तो इस 82 डिग्री 30 मिनट में हम क्या करना होगा, जो अंतराल हमें पता चल गया है, तो उसमें हमें 90 को जोड़ना होगा। तो भारत का मानक समय क्या है, यहाँ पे भी देखिए वही है, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री, अथवा वह स्थान कहाँ है। तो हमने 82.5 में जब 12 बज रहा है, तो उसमें हमने 6 घंटे और जोड़ दिए, मतलब 90 देशांतर हमने और जोड़ दिए। 172 डिग्री 30 मिनट या 172.5 पूर्व होगा। ठीक है, तो 172 यहाँ पे आ रहा है, या ऐसे भी आप कर सकते हैं 172 1/2। तो ये आ रहा है आपको। तो ये आप आंसर इसे आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो आपने सिंपली क्या किया कि 82.5 में 90 को आपने जोड़ा, वो आ गया। और आप जानते हैं कि 15 देशांतर मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे का 15 देशांतर का 6 में गुणा कर दिया, क्योंकि हमें देशांतर पता करना है ना। तो हम देशांतर जान गए, ये हमारा उत्तर है। आगे देखते हैं। अब गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जनरली 2 ही घंटे आंसर आता है कि सबसे पूर्वी छोर। ठीक है, अब गुजरात के कौन से गांव है सबसे पश्चिम में, पश्चिम में मतलब एकदम पश्चिम जाना पड़ेगा आपको गुजरात के, तो वहाँ पे आप गांव पाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के एकदम सबसे पूर्व में चला जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, तो जनरली यहाँ पे 2 ही घंटा आता है। ये रटा रटाया आंसर है, आप इसे देख लीजिएगा। तो गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व है। पूर्व क्या, पूर्व देशांतर में है। पूर्व मतलब ये तो भारत का तो पश्चिम है, लेकिन ये देशांतर क्या है, पूर्व है। ठीक है, तो 68 डिग्री 4 मिनट ये पूर्व है, से 74 डिग्री 4 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। भारत का तो पश्चिम है, लेकिन देशांतर क्या है, पूर्व है। तो 68 से 74 के बीच में क्या है, गुजरात है। गुजरात का देशांतरी विस्तार है। और अरुणाचल प्रदेश का अगर देशांतरी विस्तार देखेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए 91 डिग्री 30 मिनट से 91 डिग्री से 97 डिग्री 30 मिनट तक है। ठीक है, तो अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी, गुजरात के क्या करना है, पश्चिम आपको ढूंढना है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य जो देशांतरी अंतर हुआ, तो आप सबसे पूर्व वाला, सबसे पूर्व, इसमें भारत का पूर्व क्या है, तो भारत का जो पूर्व है वो 97 डिग्री 30 मिनट है। 97 डिग्री 30 मिनट में आप क्या करेंगे कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, मतलब गुजरात जो है, तो गुजरात को, उसमें गुजरात का जो देशांतरी मान है उसमें क्या करेंगे, आप अरुणाचल प्रदेश के देशांतरी मान से घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा में से ही कम को घटाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आ रहा है 29 डिग्री 26 देशांतर आ रहा है। तो 29 डिग्री 26 देशांतर आ गया। और आप जानते हैं एक देशांतर का मतलब कितना होता है, 4 मिनट। तो 4 मिनट में आपने क्या किया कि उसी 4 मिनट को आप यहाँ पे क्या जानेंगे, यहाँ पे आप समय जानना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने समय को उस देशांतर से गुणा कर दिया। ठीक है, तो समय को जब देशांतर में गुणा किया, तो इतने देशांतर जाने में कितना समय लगेगा, 118 मिनट लगेगा। 118 का मतलब आप जान गए कि लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। तो इसमें बहुत ही आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो हमें क्या पता लगाना है जबलपुर के बारे में, क्या जबलपुर इंदौर और भोपाल के बीच में है। औरंगाबाद का जो अक्षांश है वो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के मध्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्या औरंगाबाद बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। अब यहाँ पे ये पता लगाना है कि बेंगलुरु की जो अवस्थिति है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो हमें ये लगाना है कि क्या बेंगलुरु चेन्नई के दक्षिण में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो आंसर है वो तो आंसर है इसमें सी, फर्स्ट गलत है और उसके बाद सेकंड और थर्ड सही है। लेकिन कैसे सही है पहले ये देख लेते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि जबलपुर, ये जो जबलपुर है वो क्या इंदौर और भोपाल के बीच में है। किसके बीच में है, देशांतर के बीच में है। ठीक है, तो हम देशांतरी मान देखेंगे, क्या देखेंगे, देशांतरी मान। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर इंदौर
का और भोपाल का देशांतरी मान देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि इंदौर का देशांतरी मान क्या शुरू होता है, 75 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, और उसके बाद भोपाल का हम देशांतरी मान देखेंगे। तो भोपाल का जो देशांतरी मान वो खत्म हो रहा है, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट पे, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर पे। तो ये 75-26 से शुरू होके ये 77-40 के मध्य में क्या जबलपुर का देशांतरी मान है? तो अगर देशांतरी मान नहीं है तो इसकी कैसे उसके मध्य होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ये है, गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि औरंगाबाद का अक्षांश, क्या देखेंगे? औरंगाबाद का अक्षांश। तो औरंगाबाद का हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या औरंगाबाद बड़ोदरा और पुणे के बीच में है इसका अक्षांशी मान। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले पुणे को देखते हैं, क्योंकि पुणे का अक्षांशी मान यहाँ पे कम है। 17 से शुरू हो रहा है, 22 के बीच में हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, औरंगाबाद 19 से शुरू हो रहा है, 20 के। तो 17 और 20 के बीच में ही तो आया 19 डिग्री 18 मिनट 20 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो चलिए ठीक है, तो ये मान गए कि हम औरंगाबाद कहाँ है, बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। और यहाँ पे ये देखना, बेंगलुरु क्या चेन्नई से ज़्यादा दक्षिणावर्ती है? तो हमें ये देखना है कि जो इक्वेटर से दूर होगा तो वो तो ज़्यादा दक्षिणावर्ती नहीं होगा, जो इक्वेटर के नज़दीक होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमें बेंगलुरु और चेन्नई में कंपेयर करना है। तो हमें ये देखना होगा, हम बेंगलुरु को देख लेते हैं, 12 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 14 मिनट है, और ये 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 54 मिनट के बीच में है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो 1239 से 1314, तो 1239 से 1314 और 1254 से लेकर 1354 के बीच में, तो ये जान गए ना। तो अगर इसका अक्षांशी मान हम देख रहे हैं चेन्नई का, तो इसका मतलब बेंगलुरु इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, और इक्वेटर से दूर कौन है? थोड़ा चेन्नई दूर है। तो चेन्नई क्या होता, चेन्नई से बेंगलुरु क्या हुआ, दक्षिण तो हुआ ना, क्योंकि नीचे ही तो आएगा उसके, ठीक है। चलिए अब आप इसे मैप देखिएगा, आसानी से समझ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबलपुर की देशांतर रेखा जो है वो इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। और औरंगाबाद का जो अक्षांश है वो पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, जान गए कि कैसे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ना, अगर ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जब हम इधर जा रहे हैं, तो अब कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर के हम उत्तर में जा रहे हैं। तो उत्तर में जाने के बाद हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो क्या हो रहा है कि चेन्नई यहाँ पे है, ठीक है, और बेंगलुरु पता चल रहा है कि थोड़ा यहाँ पे है। तो इक्वेटर के नज़दीक है, लेकिन चेन्नई के तो दक्षिण में है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट है। तो इसमें कौन निकट है, देशांतर के निकट है। अब इसमें हमें क्या देखना होगा, देशांतरी मान देखना होगा, देशांतर का मान देखना होगा। तो अगर देशांतर का मान देखें तो रीवा का देशांतर मान ज़्यादा नज़दीक है किसके, 82 डिग्री 30 मिनट के। देख लीजिए 82 डिग्री 20 मिनट इसका मान है, 82 डिग्री 30 मिनट के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि रीवा ज़्यादा नज़दीक है किसके, भारतीय मानक समय के, ठीक है। और इलाहाबाद के नज़दीक भी है, ये भी अगर माना जा सकता है तो आप समझ सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है। अब ये भारतीय मानक समय मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पे कितना बजा है देशांतर मान पे, तो यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पे जो बजा है वो है 10 बजे है। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग की स्थानीय समय क्या होगी, तो 92 डिग्री देशांतर पर। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, यहाँ पे देशांतर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट पे 10 बज रहा है, और 92 डिग्री पे कितना बजेगा, तो 82 डिग्री 30 मिनट में आप सिंपल 92 में 82 डिग्री 30 मिनट को घटा लीजिएगा। अब जब 92 में 82 डिग्री 30 मिनट को घटाते हैं तो हमें 9.5 देशांतर मिल जाता है, और एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। एक देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो एक देशांतर को आप क्या करेंगे, इस 4 मिनट को, क्योंकि यहाँ पे आपके ये जानना है कि स्थानीय समय जानना है, तो उस 4 मिनट को आप 9.5 में गुणा कर देंगे तो 38 आ गया। अब 38 यहाँ पे 10 बज रहा है, तो 10 में हमें क्या करना है, 92 डिग्री वाला मतलब इसमें जो 38 मिनट वाला पोजीशन है उसको हमें उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 10:38 पूर्वाह्न पे शिलोंग में 10:38 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसीलिए शिलोंग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। तो ये आसान है, आप समझते रहिएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, ठीक है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पर भारतीय मानक समय याम्योत्तर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पे क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 82 पे 12 बज रहा है, 82.5 पे, तो 120 पे कितना बजेगा, आपको यही ध्यान देना होगा कि उसका स्थानीय समय क्या होगा। तो 120 पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें सिंपल समय निकालना है। तो समय निकालने में क्या करना है, सिंपल आपको 120 में 82 को घटा देना है, या 37 डिग्री 30 मिनट 37.5
देशांतर आया। एक देशांतर में 4 मिनट होते तो 37.5 में आपने 4 का गुणा कर दिया, 150 मिनट आया। 150 मिनट बराबर 2 घंटे है। तो आपने सिंपल कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसमें क्या किया है कि 12 में 2 घंटे 30 मिनट आपने जोड़ दिया, मतलब 150 मिनट को आपने जोड़ दिया, तो जो आया 14:30 आया। ये 14:30 आपका आंसर है। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। अब आपने अभी अभी इसे पढ़ा है कि कहाँ से नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी। देख लीजिएगा इसमें कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है। तो 2 जगह से नहीं गुजर रही, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से नहीं गुजर रही। तो ऐसे अगर प्रश्न आए तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, निम्नांकित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा, अब हम पूर्वी देशांतर में है तो 82 डिग्री 30 मिनट प्लस करके जो होगा वो पूर्वी देशांतर होगा। तो आप समझ सकते हैं इसे। आगे देखते, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया। अभी ऊपर हम लोगों ने टिक किया है, यहाँ पे इलाहाबाद से लिया गया। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारा देशांतर किधर है, तो पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर मतलब उसमें समय बढ़ता है, तो 5.5 घंटा जिसमें बढ़ा होगा उसी को हम लेंगे। तो ये बी वाला है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे प्लस, ना कि माइनस, क्योंकि ये किस में है, पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर में समय बढ़ता है तो प्लस का साइन है। तो यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में, अब यहाँ पे देख लिया अरुणाचल प्रदेश का तिरप है, में सूर्योदय के कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं प्रातः, IST होता है। तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो यहाँ पे समय आपको जानना है। तो 5 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है तो गुजरात में कितने, तो आप कई बार ये क्वेश्चन आया है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जान लीजिए। अब इसका देख लीजिए देशांतरी मान, देखा अरुणाचल प्रदेश के तिरप का देशांतरी मान कितना, 95 डिग्री 30। अब गुजरात के कांडला का कितना है, 70 डिग्री 11 मिनट। तो यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि सूर्योदय के समय में देशांतर की स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे अगर आप 95 में से 70 को घटाएंगे तो करीब आपको 25 से समथिंग थोड़ा सा ज़्यादा मिल जा रहा है देशांतरी मान। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें जो अप्रोप्रिएट उत्तर के नज़दीक होगा, ये 1.5 घंटे तो होगा नहीं क्योंकि 5 बज ही रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट उत्तर है वो 7 बजे ही है। तो ये आसानी से आप देशांतरी मान में गुणा करके जान सकते हैं। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली का देशांतर देख लेंगे। अब दिल्ली का देशांतरी क्या है, 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। तो इसमें देख लेंगे इसके नज़दीक कौन है। अब सभी का देशांतरी मान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये देख लेंगे कि 76, तो यहाँ पे 76 के नज़दीक कौन है, देखिए 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, और ये 77 डिग्री है ही यहाँ पे। तो आप जान सकते हैं कि इसके नज़दीक है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दूरस्थ बिंदु को हम देख लेते हैं। तो दूरस्थ बिंदु क्या है। तो दूरस्थ बिंदु में यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात। तो पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात। उत्तरी राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है। दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो आप जान गए कि पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्तरी कौन है, तो उत्तरी भाग लद्दाख है जो आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी भाग में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग आपको पता चल गया। राज्य एवं केंद्र शासित में सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं। मतलब सुदूरस्थ का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड कहाँ पे, ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार। तो भारत की जो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणम बिंदु है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। तो आप देख लीजिएगा, अगर भारत का एक्सट्रीम पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि को देखेंगे तो कन्याकुमारी का यहाँ तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट एंड तमिलनाडु में। तो इंदिरा पॉइंट कितना है, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट के पास है, और कन्याकुमारी देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट के पास है। तो ये डिफरेंस याद रखिए कि मुख्य भूमि है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल लद्दाख में है। अब ये कहाँ पे है, लद्दाख में है, नेशनल टेरिटरी में। तो अभी यहाँ पे आपने क्या जाना, दक्षिणी बिंदु जाना है। यहाँ पे आप क्या जान रहे हैं, उत्तरी बिंदु जान रहे हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु
तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो क्या है, गुहार मोती। ये गुहार मोती कहाँ पे, गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कहाँ है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि, ठीक है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। तो कन्याकुमारी क्या है, दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन ब्रिटिश टाइम में कहा जाता था, बाद में इसका नाम कन्याकुमारी हो गया। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो यही है, इधर अरब सागर हो गए, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर हो गए, ये देखिए, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इंडियन ओशन में किस तरीके से ये अरेबियन सी यहाँ पे आ रहा है, फिर बाद में बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ रहा है, इंडियन ओशन यहाँ पे, तो ये तीनों यहीं पे आके मिल रहे हैं कन्याकुमारी के पास, ठीक है। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु भारत का पूछ रहा है, भारत के मुख्य भूमि का नहीं पूछ रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार में है, तो विकल्प सी सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी आपने पढ़ा बड़ा निकोबार, क्योंकि इस ऑप्शन में देख रहे हैं ना, बड़ा निकोबार ही होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है, तो बड़ा निकोबार अभी आपने पढ़ा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो आप अरुणाचल प्रदेश, गुजरात जहाँ भी होगा खट से आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ठीक है। तो वह भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है, यहाँ पे 23 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर स्थित गुहार मोती है, ठीक है। तो आप जान गए पश्चिमी बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि गुहार मोती कहाँ पे है, गुजरात में है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखना होगा कि हमारा निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो पूर्व की ओर इसमें स्थित अगर कैसे जानेंगे, तो पूर्व और पश्चिम आ जाए तो देशांतरी मान देखिए, ठीक है, और उत्तर अगर दक्षिण आ जाए तो अक्षांशी मान देखिए। तो इसमें देख रहे हैं ना, तो इसमें सबसे, अब देशांतरी मान इसका आपको सबसे पूर्व देखना है, तो सबसे अधिक देशांतरी मान जिसका होगा वो सबसे अधिक पूर्व होगा। तो यहाँ पे लखनऊ को हमने देखा 80 डिग्री 34 मिनट, तो इसके देशांतरी मान के पास कोई है नहीं है, तो इसमें सबसे पूर्व कौन होगा, लखनऊ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिएगा, पूर्व में अवस्थित है, देशांतरी विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन है, लखनऊ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीमावर्ती देश, भारत के निकटतम पड़ोसी देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, 9 जो है वो क्या है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो देश की सीमाएं, अगर हमारे देश की बाउंड्रीज देखा जाएगा तो प्राकृतिक भी हैं जो पहाड़ों वहाड़ों से निर्मित है, और उसके बाद मानव निर्मित है, तो दोनों प्रकार की है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, उत्तर में कौन है, चीन है और नेपाल है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, स्थलीय सीमा से जो बाउंड्री है चीन और नेपाल है, और उत्तर पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो उत्तर में यहाँ पे क्या हुआ, चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम में कौन है, अफगानिस्तान, पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान, पूर्व में कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में कौन है, भूटान है। तो ये कुल मिला के आपको देख रहे हैं 9 हो गए। तो पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कैसे हैं, कृत्रिम है अथवा मानव निर्मित, जिसे बनाया गया बंटवारे के साथ साथ। जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसमें अभी आप देखिएगा कुछ पर्वत इसके साथ प्राकृतिक भी बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भारत की भू सीमा कितनी है। अगर भारत की भू की बाउंड्री देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है, और अगर द्वीप सहित तट रेखा, अब हमें तट रेखा की भी देखना है, तो भारत के जो आइलैंड्स हैं तो उन द्वीपों के साथ साथ अगर हमें तट रेखा देखना है तो भारत की तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तो पड़ोसी देशों के साथ भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार नीचे दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें यह देखना है, पहला प्रश्न जो है इसमें यह देखना है कि क्या सही है। तो क्या असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये हमें पता लगाना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये तीनों सही है क्या। तो पहला हमने जो देखा असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो असम को देखेंगे। तो असम इस मैप में कहाँ है आपको क्लियर नहीं होगा, तो भूटान
ठीक है। भूटान से यहाँ पे चला गया और यहाँ पे किससे जा रहा है, वो बांग्लादेश जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कैसे ये जा रहा है, ये देखिए बांग्लादेश से मिल जा रहा है, तो ये पहला सही है लाइन। तो असम, भूटान एवं बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल, तो पश्चिम बंगाल भी इसमें अगर आप खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल ये रहा, और पश्चिम बंगाल कहाँ से मिल रहा है, ये देखिए भूटान से मिल जा रहा है। भूटान के बाद इधर से क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश से भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसे भी आसानी से आप जान गए। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं में, तो मिजोरम किससे आप देख रहे हैं, मिजोरम कहाँ पे, बांग्लादेश और म्यांमार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों से मिल रहा है, तो ये तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य से की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो अभी आपने पढ़ा होगा और उसके बाद भी फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिपुरा की तो मिल रही तीनों साइड से, और अभी हमने मिज़ोरम के बारे में पढ़ा है तो मिज़ोरम भी मिल रहा है, ठीक है। अभी हमने मेघालय भी देखा है, तो मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। तो मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हमें नहीं ही तो पता लगाना है। तो इसमें मणिपुर की सीमा क्या है, बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें ये पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। तो ये राज्य होकर गुजरते। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्य किससे जुड़ते हैं, बांग्लादेश की सीमा से। तो आप इसका उत्तर समझ सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो अभी आपने देख लिया यहाँ 5 राज्यों में ऐसे कोई राज्य है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि असम तो बना ही रहा है, असम के बाद मेघालय भी बना रहा है, यहाँ पे मिजोरम भी बना रहा है, तो नागालैंड नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा इसे, आंसर बी ही है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के देश, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो आप देख लीजिए मेघालय भी है, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसमें सही आंसर यही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो भूटान राष्ट्र, ये देखिए भूटान राष्ट्र है, उससे किसकी सीमाएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है। तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा ये देखिए यहाँ से आके मिल रही है। असम भी है, असम की भी सीमा नीचे से देखिए यहाँ से आके मिल रही है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी यहाँ से आके, ये देखिए सिक्किम, सिक्किम भी आके मिल रहा है, ये देखिए सिक्किम का ये वाला भाग, ये सिक्किम भी है। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख क्या रखा है, मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मेघालय यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसकी कहाँ पे सीमा मिल रही, कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मेघालय की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है, बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है, असम की है, राज्य की स्पर्श। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम है, राज्य की सीमा स्पर्श करती है, मतलब टच करती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो बिहार नहीं बांटता है, ये काफ़ी आसान सा है। अब इसमें ये देख लीजिए कि नवंबर 1998 भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो 1 2 3 सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे क्या थे, तो विवादग्रस्त मुद्दे इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि टेक्निकल हो, समझना हो। तो इसमें ये हुआ कि नवंबर 1998 में, यहाँ पे देखिए मैप में कुछ विवादग्रस्त मुद्दे को लोकेट किया गया। अब इसमें समझते रहिएगा। सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस में के तहत वार्ता हुई और इसमें कुछ 6 मुद्दे निर्धारित किए गए। सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, ठीक है, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो जिसमें ए है, ए ये क्या है, ए का मतलब यहाँ पे सरक्रीक क्षेत्र है, बी किस क्या है, नियंत्रण रेखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए बी नियंत्रण रेखा सिंडिकेट, सी क्या है, सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है जो आंसर है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ए बी सी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर चुनिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ए बी सी, ठीक है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो म्यांमार की अधिकतम सीमा आप जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से करती है, बाद में नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। सबसे ज़्यादा 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से ही कर रही, ठीक है। चलिए देखते हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है। तो अब जब भी आ जाए म्यांमार से सबसे अधिक सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश को टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो भारत ये जो है असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान से सीमा बनाने के लिए अब आइए देख लेते हैं। तो इसमें ये देख लीजिए पंजाब होगा ही, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो ये देख लीजिए बी है, आप ऐसे ही सोच के ही आंसर इसका मार सकते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर,
राजस्थान और गुजरात की सीमाएं हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। तो ये देख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के भारतीय पड़ोसी राज्य अब देख लीजिएगा, इसमें सिक्किम और बिहार, ठीक है। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश एकदम घिरा हुआ है भारत से, आप भी जानते। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर के साथ मात्र, ठीक है। तो सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, ये राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है, तो ये रेड क्लिफ है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो जो भारत और पाकिस्तान को सीमा रेखा अलग करती है वही रेड क्लिफ है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो बहुत ही आसान है, अफगानिस्तान के साथ, बचपन से याद करते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया। तो ये जान लीजिएगा, इनके नेतृत्व में ये बंटवारा हुआ, तो इनके नाम में जो डूरंड है वही इसमें डूरंड लाइन बोला गया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो इसमें अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि इम्पोज्ड, ये किसी के द्वारा आप पे थोपी जाती है या आपको मनवाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है कि आप उसे माने। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करती है? तो भारत और चीन के मध्य, तो आप जानते हैं, मैकमोहन। भारत और चीन की उत्तरी सीमा का सीमांकन मैकमोहन, ठीक है, रेखा करती है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ, ठीक है, हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। तो किसने किया इसका बंटवारा? हेनरी मैकमोहन ने। तो आप जान रहे हैं कि 1947 में किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में 1947 में हुआ था और यहाँ 1914 में हुआ भारत और चीन के मध्य, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के मध्य। इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा इसे। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत के किस प्रदेश? तो आप देखेंगे सिक्किम। सिक्किम में आप देख लीजिए मानचित्र, सिक्किम जो है सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में आप समझिए, भारत के किस प्रदेश की सीमा है? 3 देशों से। और यहाँ पे क्या दिया है? भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आप ये ध्यान रखिएगा, 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इसमें क्या है आप देख लीजिएगा, त्रिपुरा है, ठीक है। आप देखिए त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ? वो बांग्लादेश से। त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ से किससे? बांग्लादेश से। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम है। तो सबसे आरोही क्रम देख लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है, कि कितना कितना आपने सीमा किसके साथ शेयर किया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऊपर आरोही क्रम, नीचे आपने देखा था। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। देख रहे हैं? तो यहाँ पे विस्तार आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यही आंसर है ना। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तो यही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भौतिक विभाजन में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।